नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार मुद्दा लेकर आ रहे हैं। भारत में जो 500 और 1000 की नोट की बैन किया हुआ है, यह अर्थ क्रांति के दिशा में, यह भारत में आर्थिक आजादी की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उस पहल का एक कदम भर सिर्फ प्रधानमंत्री ने डाला है, लेकिन विरोधियों की टोली में हाहाकार है। देशभक्तों को कुछ असुविधा जरूर हो रही है, लेकिन हम बड़ी मात्रा में अगर देखें तो पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री के साथ है। ऐसे में केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना, इस नारे के साथ शुरू हुआ यह सुदर्शन सबसे आगे बढ़कर देश के विशेषज्ञों को लेकर बारीकी से इस पूरी योजना का खाका लेकर आपके सामने पहले 2 साल पहले भी आया, 1 साल पहले भी आया, और अब रोज बिंदास बोल में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि पूरी योजना क्या है आप तक हम पहुंचाए, क्योंकि भ्रम फैलाने वाले भी कुछ लोग हैं जो आपको सच्चाई जानना नहीं देना चाहते। पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। काले धन पर हमले को लेकर राजनीति लगातार जारी, वहीं जनता भी काले धन पर लगातार चर्चा कर रही है। लोग लाइनों में लगे हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक पर है। लाइन में लगे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है प्रधानमंत्री ने कमाल का काम किया, कोई बोल रहा है हाँ हम परेशान तो हैं, लेकिन हमारी परेशानी दूर हो जाएगी जल्द ही। इस परेशानी का फायदा हमें देश के सिस्टम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। देश के भ्रष्टाचारियों को हमेशा डर सताता रहेगा। हम लोग प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ खड़े हैं। कैंसर बन चुके भ्रष्टाचार और काले धन पर ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। इस अकेले फैसले ने काले धन पर जितना बड़ा प्रहार किया, उतना छोटे छोटे कई फैसले नहीं कर सकते। सरकार ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री लेवल पर पहले ही काला धन रखने वालों को छूट दी थी। करीब 2 महीने चली आय घोषणा योजना पर भी कुछ लोगों ने अपनी आय घोषित नहीं की। ऐसे में सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करनी ही थी। जी हां, अब मोदी सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक से ये लोग सन रह गए। मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद करने की योजना का किसी को एहसास तक नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री तीनों सेना प्रमुखों से मीटिंग करते हैं, राष्ट्रपति को ब्रीफिंग दी जाती है। पूरा देश और मीडिया बस अंदाजा लगा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। सभी को लग रहा था कि सेना प्रमुख से मीटिंग करना पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाना हो सकता है, लेकिन किसी को एहसास तक नहीं था कि होने वाला क्या है। अचानक पीएमओ का ट्वीट आता है, प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। पाकिस्तान और काले धन के भ्रष्टाचारियों का अचानक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। देश को ऐसे कदम उठाने की काफी समय से जरूरत थी। यह देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी समय से खतरा बन रहा था। काला धन सिर्फ वही नहीं है जो टैक्स चोरी के जरिए जमा किया जाता है। काला धन आतंकवाद, अवैध वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए भी जुटाया जाता है। यह काला धन अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहा था। हर कोई इस बात से वाकिफ है कि देश की राजनीति काफी हद तक काले धन से ही संचालित होती है। पूरे चुनावी तंत्र में काले धन का ही खेल खेला जाता है। कोई आम आदमी अपने दम पर चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। कुछ राज्यों में तो चुनाव पूरी तरह से काले धन पर ही टिका हुआ होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के चुनाव पर इसका असर देखने को मिल सकता है। मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि यह आर्थिक आपातकाल जैसा है। तो वहीं मुलायम सिंह ने कहा है कि सरकार को 8 से 10 दिन तो देने ही चाहिए थे। जिन लोगों का काला धन गल गया वो परेशान है। ये लोग प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे हैं क्योंकि मोदी ने उनके काले कारनामों के सपनों पर पानी फेर दिया। वहीं वो लोग खुश हैं जो ईमानदारी से अपना व्यवसाय और नौकरी करते हैं। वहीं हर आम आदमी प्रधानमंत्री के इस फैसले की सराहना कर रहा है, क्योंकि आम आदमी को लग रहा है कि अब ऐसा आदमी सत्ता पर बैठा है जो ना तो बेईमानी करेगा और ना ही बेईमानों को खाने देगा।
लोगों के पास अभी करेंसी की जरूर कमी हो रही है, लेकिन लोग खुश हैं क्योंकि आम आदमी की गाड़ी कमाई काले धन के रूप में धन कुबेरों के पास पड़ी थी। ऐसे में ये काले धन के सौदागर हर तरह से परेशान हो गए हैं। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आप रोज लगातार बिंदास भी देख रहे हो। सुदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों में हम आपके सामने कार्यक्रमों भी लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री इस पूरे विषय के महानायक हैं और इसलिए उनकी बात सुने बगैर, उनका जिक्र करे बगैर, उनकी स्ट्रेटेजी समझे बगैर हम इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ सकते। गोवा में उन्होंने आज जो भाषण किया, ये मोदी जी के अब तक के प्रधानमंत्री के चुनाव शुरू होने से लेकर आज तक के टॉप 3 भाषणों में से एक माना जा रहा है। सुदर्शन के पास जो दर्शकों का सबसे ज्यादा फीडबैक आता है, उसमें इस भाषण की विशेष तारीफ हुई है और इसलिए इस भाषण के कुछ अंश भी हम आपको आज दिखाएंगे जो कि आज के मुद्दे से रिलेटेड है। उसमें से एक अंश आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में। देश में करीब करीब 3 महीने 90 दिन तक चुनाव का काम चलता है, 90 दिन तक। और उसमें सारा पुलिस तंत्र, सीआरपीएफ, एसआरपी, बीएसएफ, गवर्नमेंट का हर मुलाजिम, पॉलिटिकल पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता, सब लोग 90 दिन तक दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर के हमारे जितने बड़े देश का चुनाव संपन्न होगा। 90 दिन लग जाते हैं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे देशवासी, दुनिया आगे बढ़ रही है। भारत की ये बीमारी देश को तबाह कर रही है। 800 मिलियन, 65%, 35 से कम उम्र वाले नौजवान, उनका भविष्य दांव पर लगा है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जिनको राजनीति करनी है करें, जिनका लूट चुका है वो रोते रहे, गंदे आरोप लगाते रहे, लेकिन मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। मित्रों, मुझे लगता है हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने जिसको 5 साल मिले हो, उसमें अचानक से कभी ऐसा कह दिया हो कि मुझे 30 तारीख तक का समय दीजिए, अगर चीजें सुचारू नहीं हुई तो किसी भी चौक पर, चौराहे पर खड़ा करके सजा दीजिए, ये शायद कहीं भी हुआ नहीं होगा। प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंट है, इतने आत्मविश्वास से भरपूर है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ लेने के पहले ही हिंदुस्तान का जो खाका तैयार किया था, उस खाके में ये आर्थिक आजादी की योजना बनाई थी और शपथ लेते ही इस पर काम शुरू किया था। और इसलिए वो इतने आश्वस्त है कि उनको पता है कि इसका परिणाम अच्छा आने ही वाला है। और इसलिए जो विरोधी एटीएम से लेके तमाम छोटी छोटी चीजों को बहाना बनाकर खबरों में जगह बटोरना चाहते हैं, उनको चुप करने के लिए और लोगों के मन के भ्रम को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक ऐसा ऐतिहासिक बयान दिया है जिसके लिए मोदी जी जिन बातों के लिए जाने जाएंगे, उसमें से एक बात ये महत्वपूर्ण है। हमारे साथ एक विशेष अतिथियों का पैनल है जो इस विषय पर तीसरे दिन हमारे साथ लगातार जुड़ा है। हमेशा की तरह बिंदास में आप लोग भी अपने घर से अपनी बात को कह सकते हैं। दुनिया का एकमात्र चैनल है सुदर्शन, जो आम आदमी को अपने घर में बैठकर फोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म करने पर
मौका देता है। हमारे साथ 3 अतिथि उनके पास चलते हैं। सबसे पहले मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, ये हम तो मुद्दा चर्चा करने बैठे हैं, तकनीकी चर्चा करने बैठे कि इस योजना का क्या होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के साहस की और उनके इस कमिटमेंट की चर्चा करे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं आप तीनों महानुभावों की प्रतिक्रिया चाहूंगा। पहले मुकेश जी। प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है वो बिल्कुल सही है। पूरे देश से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनको 50 दिन का समय दिया जाए और देश उनको सहयोग करे। अब उसमें सहयोग में हम लोग इतनी मुश्किल नहीं है कि हम बैंकों की लाइन में खड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं एडवाइस करना चाहता हूं अपने आप को या पब्लिक को कह लीजिए या अपने भाई बहनों को, देशवासियों को, कि हम लोग कैश ले रहे हैं। हमें शुरू से आदत ये डाली गई है कि हम कैश में ही लेन देन करते हैं, जबकि आज की दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। उसमें हम जब बैंक जा रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, तो एक डेबिट कार्ड भी हमें ले लेना चाहिए। जनधन योजना में जैसा प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि रुपए कार्ड दिया गया है सबको, और व्यापारी भाइयों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि वो एक अगर कार्ड स्वैपिंग मशीन बैंक से ले लेंगे। अभी पिछले दिनों उस पर बैंक को चार्जेस लेता था, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस आ गई हैं, अब उस पर किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ना तो परचेजर से ना व्यापारी से। कार्ड के ट्रांजैक्शन पे भी चार्ज लेगा, ना किसी भी प्रकार के चार्ज को अब ट्रांजैक्शन के नाम पर लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। और अगर वो पैसा आता है तो वो सीधा बैंक में जाता है, उससे व्यापार की भी साख बनती है और उसका पैसा भी सुरक्षित रहता है। जब उसका पैसा सुरक्षित रहेगा तो जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे चोरी है, हत्या है, लूट है, डकैती है, अपहरण की फिरौती है, हफ्ता वसूली है, रिश्वतखोरी है, जमाखोरी है, कालाबाजारी है, और इवन कानून का पालन जो करने से चीज़ें रोकती है वो है रिश्वत। और रिश्वत आज तक मेरे हिसाब से किसी ने चेक से किसी को शायद दी नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई आदमी चेक से रिश्वत ले लेगा तो जो रिश्वत देने वाला है वो उसको बार बार कई बार जाके ब्लैकमेल करेगा कि तेरे अकाउंट में मेरी एंट्री पड़ी है, तू आज भी मेरा ये काम कर, कल भी कर, परसों भी कर, और वो सब काला धन कहा जाता है ना, इसीलिए उसे काला धन कहा जाता है। अगर व्हाइट एंट्री होगी तो उसको काला धन क्यों कहेंगे? तो उसमें ये होगा कि अगर वो आदमी वहां जाके अपना वो पैसा जमा करेगा और जब टैक्स चोरी नहीं करनी है तो फिर न कर न डर। सीधा सा एक देहाती कहावत है कि हम लोग अगर बैंक में पैसा जाएगा हमारी साख बनेगी तो हमें लोन लेने में आसानी होगी, और जब लोन मिलेगा, जब टैक्स ज़्यादा जाएगा तो वो लोन भी मिलता चला जाएगा। अब एक और छोटी सी चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ बीच में। मैं आपके सेकंड राउंड में आप उसको बताइए। अभी मैं पहले प्रधानमंत्री वाले विषय पर प्रतिक्रिया लेना चाहता था। मुर्गेंद्र जी के लेते। जी सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने आज जिस तरीके से अपने देशवासियों को संबोधित किया है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत और विशेष है। जनरली सामान्यतः हम नेताओं से इस तरीके के भाषण की या इस तरीके की अपील की आमजन से अपेक्षा रखते नहीं हैं, तो ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व घटना है। दूसरी बात, उन्होंने 50 दिन का समय मांगा, लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि इस कदम की जो तैयारी है, उन्होंने जब इस सरकार बनाई, उस सरकार के बनते साथ ही उन्होंने इस कदम की तैयारियां शुरू कर दी थी। आप चाहे जनधन योजना की बात करें, बिल्कुल जनधन योजना की हम बात करें, हम इंश्योरेंस स्कीम्स की बात करें, हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की बात करें, सब्सिडीज़ को लोगों के खाते में पहुंचाने की बात करें, रुपए कार्ड बनवाने की बात करें, उसके बाद SIT किया, कई देशों के साथ टैक्स ट्रिनिटीज़ की, IDS की स्कीम लाई, और सबसे बड़ी बात खुल के 27 मई 2016 को उनका जो मन की बात का कार्यक्रम वो करते हैं, उसमें भी उन्होंने ये हिंट दिया था लोगों को कि भाई अभी कैशलेस सोसाइटी की तरफ हम देश को आगे बढ़ाने वाले हैं, लोगों को अपनी आदतें बदलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ झटका दिया है, लोगों को पर्याप्त जगह पे पर्याप्त तरीके से हिंट दी गई। मुरुगेंद्र जी, मैं थोड़ा सा पूरी बात तो नहीं करना चाहूंगा क्योंकि राष्ट्र हित में हमने उस कदम को रोका था। दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि सुदर्शन TRP के लिए काम नहीं करता, राष्ट्र हित के लिए काम करता है। मुरुगेंद्र जी इसके साक्षी है। हमने एक ऐसा कैंपेन इस देश में लाने के लिए घोषणा भी कर दी थी, उसका प्रोडक्शन भी बना लिया था, लेकिन जब हमको सरकार की तरफ से या सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से कहा गया कि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, पूरा खाका बनने दीजिए, तब तक रुकिए। मुरुगेंद्र जी के साथ ही यह चर्चा हुई थी। मैं पूरी बात इसलिए नहीं करूंगा कि ये राष्ट्र हित में नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि सुदर्शन के लिए TRP मायने नहीं है,
राष्ट्रहित सर्वप्रथम है। आप उसके साक्षी हैं मृगेंद्र जी। बिल्कुल सुरेश जी, और इस कदम के लिए और इस सहयोग के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि हमने राष्ट्रहित को ज़्यादा महत्व दिया चैनल और टीआरपी और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। तो इसके लिए सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे साथ उद्योगपति के नाते श्री श्रीवास्तव जी भी है। कैसे देखते हैं आप इसको? नमस्कार। पहली चीज तो आज का संबोधन और पिछले 2-2.5 साल का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्य देखते हुए और आज हमारे मन में ऐसा भाव आया कि इस कदम के लिए और इतने बड़े इस तरह से कार्य के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हम एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार बल्कि लाख बार, कोटि बार उनको नमन करते हैं कि इतना धैर्य, इतना साहस वाला एक व्यक्ति। एक बात आपने और भी कही थी शायद दोपहर के बातचीत में, उसका भी जिक्र आप करिए। हाँ, अभी आते हैं, उस पॉइंट पे भी आते हैं। ये इतना अच्छा कार्य है जो देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा का ये स्टेप साबित होगा। एक पॉइंट हमारे मन में, उसके पहले हमारे एक बात आती है कि जिस क्रांति को मार्क्स ने और लेनिन ने आज से 100 साल पहले रूस और चाइना में क्रांति ला कर के जन क्रांति लाई थी, वो मार्क्सवादी, लेनिनवादी, और ये शुरू हुआ कम्युनिस्ट का बहुत बड़ा खूनी संघर्ष हुआ था और सारे गरीब लोगों ने अमीर लोगों का कत्ल करके और उनका पैसा पूरा लूट लिया था। उससे कई गुना अधिक की क्रांति हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिना एक भी किसी तरह का हो हल्ला और ये सब हुए, आज हमारे देश का अमीर जो धनी व्यक्ति वो खुद गरीबों को ढूंढ करके उनके पास जा करके खाते में पैसा जमा कराने का कार्य कर रहा है। अब इससे बड़ी क्रांति संस्कारों का फर्क है। जो लेनिन और मार्क्स की आप बात करते हैं, ये मानवता की बात नहीं करते, ये समानता के नाम पर अनैसर्गिक बात करते हैं। और मोदी जी जिस संस्कारों से आए हैं, जिस संघ के पटड़ी से आए हैं, वहां पर व्यक्तित्व, प्रकृति की, सृष्टि की और पूरे चराचर की बात होती है। इसलिए मार्क्स और लेनिन के विचारों की, सोच की और उनके काले करतूतों की यहाँ पर कहीं पर भी बराबरी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कितनी अच्छी प्लानिंग से जिस बात को कोई आदमी कोई सोच नहीं सकता था, उसको कितने सहज और कितने आसान तरीके से कर दिया। और निर्णय करना तो फिर भी आसान है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कुछ भी निर्णय कर सकते हैं, लेकिन उस निर्णय के साथ अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाना, उस निर्णय के साथ अपना सर्वस्व दांव पे लगाना और उस निर्णय के लिए सहभागी होने वाले बैंक कर्मचारी तो तक थैंक्स कहना, ये भी आज तक किसी ने नहीं किया है। आम लोग इस पर क्या कहते हैं, उसकी भी कुछ वीडियो हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद कुछ कॉल लेंगे, उसके बाद फिर अतिथियों से बात करें। हेलो, हाँ जी, हेलो, मैं आंध्र। बोलिए बोलिए। हेलो हेलो, चलिए, शायद कॉलर से ठीक से बात नहीं हो पा रहे, हम आपको व्हाट्सएप पर जो वीडियो आए हैं लोगों के वो सुनाते। वर्तमान थाईलैंड में हूँ। मोदी जी ने जो काम किया है 500 और 1000 की नोटबंदी का, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बहुत ही अच्छा काम हुआ है, इससे देश में समृद्धि आएगी, काला चोरी बेईमानी ये सब बंद हो जाएगा। और इसके ही साथ मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ और सारी जनता से निवेदन करता हूँ कि सब लोग इसका पूर्ण समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत। मैं पंकज मिश्रा गोरखपुर से, और आज मैं सिंगापुर में हूँ। मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है 500 और 1000 की नोट बंद करके, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं, इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इस पर असर पड़ेगा। जितना भी भ्रष्टाचार का पैसा रखे हैं देश की गरीब जनता का, वो सारा पैसा मोदी जी बाहर निकलवाएंगे। और मोदी जी के इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मैं मोदी जी को सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ मिश्रा, भारत में इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। इस समय थाईलैंड में रहता हूँ।
मोदी जी के एक निर्णय से जो 1000 और 500 का नोट बंद कर दिए हैं, इससे भारत में जितने भी मैच के फिक्सिंग होते थे, जितने भी कालाबाजारी होते थे, जो भी गैर कानूनी काम होते थे, सट्टा होता था, हवाला का काम जितना भी होता था, ये केवल एक निर्णय से ये सब बंद हो गया है। और आने वाले समय में इससे भारत की जितनी भी जनता है इनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये आपने सुना, देश विदेश से विभिन्न जगह से लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को भेज रहे। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग केवल फैब्रिकेटेड प्रतिक्रिया को ही लोगों तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। इसलिए कुछ कॉलर से भी बात कर लेते हैं। कॉलर क्या कहना चाह रहे हैं? जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपका? आवाज कम करो टीवी की। आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। हरिओम, बोलिए। चलिए, शायद तकनीकी कारणों से हम अभी कॉलर से बात नहीं कर पा रहे। हमारे साथ विशेष अतिथि स्टूडियो में जो बैठे हैं उनके पास चलते हैं, मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, अब हम तकनीकी बातों को भी करेंगे और जो आम लोगों ने प्रतिक्रिया भेजी है उस पर भी जाएंगे। 2 दिनों में हमने जो बातें की है उसके सिवाय आज हम, क्योंकि बिंदास में 3 दिनों की सीरीज का ये आखिरी एपिसोड है, इसलिए हम चाहेंगे कि इसमें हम उन सब बची हुई चीजों को ले ले जो हम 2 दिनों में नहीं ले पाए थे। मुकेश जी से शुरुआत करें। देखिए सुरेश जी, जैसा कि सिंगापुर से एक सज्जन बोल रहे थे, दूसरे थाईलैंड से बोल रहे थे, मैं कुछ चीज़ें दूसरे देशों की तुलनात्मक चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर जो करेंसी है वो 4.5 गुना बैंकिंग मनी वहाँ पर करेंसी मनी से ज़्यादा चलता है। चाइना में 4.10 करेंसी मनी से बैंकिंग मनी ज़्यादा है। इसी तरह जापान में 5.47 और सिंगापुर में 3.17 और यूके, इंग्लैंड, वहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर 22 गुना बैंकिंग मनी है करेंसी मनी से, और हमारे यहाँ इसका जस्ट उल्टा है। हमारे यहाँ 20% बैंकिंग में काम होता है और 80% उल्टा होता है। तो हमारे यहाँ ये माइनस में, बल्कि दुनिया में, मुकेश जी, दुनिया में सबसे विपरीत स्थिति हमारे यहाँ पर, स्थिति हमारे यहाँ है। और मैं एक तकनीकी बात बोलना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ अपने देश के अर्थशास्त्रियों से कि अगर हमारे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जो कि दुनिया में बढ़ता है, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट कम होता है। हमारे यहाँ बैंकिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के भी इन्फ्लेशन नहीं कम होता, इन्फ्लेशन फिर भी बढ़ता रहता है। इसका क्या कारण है? इसका सीधा सीधा कारण है पैरेलल इकोनॉमी। अगर हम कैश पैरेलल भी नहीं कह सकते मुकेश जी, पैरेलल तो तब कहेंगे जब 50-50 हो। जब कैश का फ्लो मार्केट में 80% हो और बैंकिंग 20% हो, उस 20% के बैंकिंग में भी सरकार का हिस्सा 10% हो, तो इसका मतलब तो टोटल इकोनॉमी के 2-4% हिस्सा सरकार का है, तो कैसे उसको, महंगाई को कम कर सकती है? अब उसी पे मैं आता हूँ। एक छोटी सी बात और बता के समझाना चाहता हूँ अपने देशवासियों को कि जब हम अपने घर पे कोई खर्चा करते हैं या घर का चलाने का बजट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे घर पे कितना हमारी इनकम है, उसके हिसाब से फिर हम अपने खर्चों को तय करते हैं। लेकिन देश की सरकार का जो बजट बनता है उसका सिस्टम इसके बिल्कुल उलट होता है। पहले वहाँ पर खर्चों की गिनती के बजाय वहाँ पर खर्चे गिने जाते हैं कि खर्चा कितना होगा, किस किस मद में, किस किस जगह सरकार क्या क्या खर्चा करेगी, और उसको फिर ये तय किया जाता है कि कहाँ से कितनी इनकम हमें आएगी, और उसके हिसाब से ये तय होता है कि हमारा बजट प्रॉफिट में जाएगा या डेफिसिट में जाएगा। उसका एक कानून ये भी है कि अगर हमारे खर्चे 10 रुपये के हैं तो सरकार हम पे 11 रुपये का टैक्स नहीं लगाती है, हम पर 10 रुपये से ज़्यादा का टैक्स नहीं लगता है। अगर हम कैश में काम नहीं करेंगे, रेवेन्यू देश का बढ़ेगा, जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम पर टैक्स भी कम होंगे, क्योंकि जब खर्चे बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो डेवलपमेंट के खर्चे उसमें से कम, उसमें जितने भी होंगे तो रेवेन्यू हमारे ऊपर कम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए आम आदमी को इसमें महंगाई कम होने से लेकर टैक्स कम होने तक का फायदा है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि टैक्स तो केवल उद्योगपतियों को देना पड़ता है, जिनके दुकानें हैं उनको देना पड़ता है, तो ये गलत है। कि आप जानते हैं कि आम आदमी जो रिक्शा चलाता है, जो ठेला चलाता है या मजदूरी करता है, वो भी जब चीजें खरीदता है तो जो इनडायरेक्ट टैक्स देता है उसका प्रतिशत 54 के आसपास तक जाता है। आपकी आधी कमाई
फिर वो 50 रुपए हो या 30 रुपए हो, अगर आप टैक्स के रूप में देते हैं तो ये कम होना, इसका मतलब आपकी जेब में पैसे आना है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक पर जाते जाते हम आपको इसी विषय पर एक कविता जो लिखी है वो सुनवाते हैं। इसके बाद काला धन बाहर आ गया, मोदी ने ब्रह्मास्त्र चलाया, काला धन सब बाहर आया, नेता स्मगलर ठोके कपार, छाती पीट बहन जी रोए, ममता रोए मारे पछाड़, सत्यानाश मोदी सरकार, माफिया नेता मंत्री रोए, रोए देश की जामाखोर, ठेकेदार बीडीओ रोए, रोए ग्राम सभा के प्रधान, मध्यम गरीब हृदय हसत हैं, मध्यम गरीब हृदय हसत हैं, अब आएगा राम का राज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए मोदी जी की इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक या ब्लैक मनी पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, इस पर हम बात करें। हमारे साथ जो उद्योगपति तिवारी जी जुड़े, उन्होंने इसको ब्लडलेस क्रांति भी कहा है। रक्त रंजित क्रांतियों का तो इतिहास दुनिया भर में रहा है, और खास करके लेफ्टिस्टों का, मुगलों का, या ऐसे तमाम उन क्रूर शासकों ने जब भी देश में कोई बदलाव करना चाहा तो रक्त रंजित रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में आर्थिक आजादी का मोदी जी का यह प्रयास रक्त रंजित नहीं था, बल्कि ऐसा था जो दुनिया में शायद ही कहीं पर हुआ हो, और इसलिए इसके कई मायने हैं जिन मायनों पर हमको समझना जरूरी है। मोदी जी के नियत पर वैसे तो किसी ने शक नहीं किया है, तरीके पर कुछ लोगों की आपत्ति जरूर हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको अपने तौर तरीके के साथ नए सिस्टम में ढालना जरूरी है। 3 विशेषज्ञों का पैनल हमारे साथ जुड़ा है, उनके पास चलते हैं। तिवारी जी के पास पहले चलते हैं। तिवारी जी, भ्रष्टाचार पर थोड़ी बात कर लेते हैं। आप एक उद्योगपति के नाते आज यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कर एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। भ्रष्टाचार कितना दुखद है ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन शायद किसी के पास नहीं, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन इससे वो कम होगा ऐसा जो दावा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मोदी जी के इस आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक से भ्रष्टाचार तो 8 तारीख को 8 बजे से खत्म हो चुका है। उसमें आगे अब बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि जिन लोगों के पास पहले से भ्रष्टाचार के तहत लिया गया धन है, जब वो उसी को ही नहीं खपा पाएंगे, ले जाकर के उनको नदियों में फेंकना है, गंगा जी में बहाना है, तो अगला काम करने के लिए क्यों किसी से पैसा मांगे? उन्हें मालूम है कि मेरा पहले का रखा हुआ पैसा ही राख हो गया, कोयला हो गया है, तो अब उससे उसे फायदा क्या मिलेगा? तो अब हमारे देश के नागरिकों को सावधान होकर के कार्य करना है। खास करके हम उद्योग क्षेत्र से होने के नाते अपने उद्यमी भाइयों को ये बात बोलना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि अभी तक जो ले दे करके काम हो जाता था, कहीं ना कहीं हमारे उद्यमी भाई भी इस कमजोरी का फायदा उठाते थे, वो अब फायदा उठा पाना संभव नहीं हो पाएगा। इस बात की मजबूरी भी है, केवल फायदा उठाने की बात नहीं, मजबूरी भी थी। तो उद्योगी भाइयों के पास इतना कोई काला धन नहीं है, ना उनके पास जो उद्यम करता है उसके पास इतना पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा होगा वो उद्यम करने नहीं जाएगा, वो तो जो है घर बैठे ही खाएगा। क्योंकि उद्यमी है, जरूर कुछ बिजनेस, उसका व्यवसाय जो है वो टैक्स ना दे करके या इस तरीके से वो कर रहा होगा, किंतु अब अपना माइंड मेकअप कर ले और सही तरीके से अपना व्यवसाय करना शुरू करे। उद्योगपतियों का कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, और अच्छी तरीके से उद्योग चलेगा, और देश का तो बहुत ही बड़ा इसमें से फायदा होगा। आगे आने वाले समय में जब हमारे देश में इतना धन हो जाएगा, अर्थ आ जाएगा,
तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अमेरिका वगैरह में अभी 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिलता है, आज हमारे देश में 12-14% का उद्यम के लिए लोन मिलता है, वो सस्ता हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा। लोगों को आगे चल करके सरकार के पास जब पैसा होगा तो मेडिकल फैसिलिटी फ्री में जैसे अन्य देशों में प्राप्त होती है, हमारे यहाँ भी होने की संभावना है, ऐसे किया जा सकता है। दूसरा, लोगों को रोजगार की गारंटी मिलेगी। और हम एक मुद्दे पे लेते हैं। अभी हम भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार पर क्या असर पड़ेगा, कैसे इंपैक्ट होगा? भ्रष्टाचार की तो पूरी कमर ही तोड़ दी है। ये तो कुछ लोगों से बात हुई है, कहने में आया कि साहब हमारी तो ये डील हो रही थी और ये करने जा रहे थे और वो सब कैंसिल हो गया और सब ये हो गया। अब चूंकि गवर्नमेंट का एक नाम सा है, हर काम को आप लटका तो ज़्यादा सकते नहीं हैं, एक टाइम पीरियड में उसे करना पड़ेगा। तो नागरिकों को भी सावधान हो जाना है, वो बहुत ज़्यादा पीछे चक्कर न लगाएं, उनका काम एक टाइम फ्रेम में करना होगा। जैसे कि पिछला इसलिए मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, एक आज व्हाट्सएप पर जोक आ रहा है, लोग कहते हैं कि आज एक नई धमकी है, मैं तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दूंगा, तो लोग डर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, उल्टा चलने कल मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने मुझे बताया, मैं जिस गाड़ी में गया वो अचानक ड्राइवर नहीं था, वो उस गाड़ी का मालिक था। तो वो मुझे अपनी एक रियल स्टोरी उसने बताई कि मेरे अकाउंट में 500 रुपये पड़े थे, वो इनऑपरेटिव अकाउंट था, उसमें कहीं से 50 लाख रुपए आ गए एकदम। अब जब 50 लाख रुपए आ गए तो 50,500,000 रुपये हो गए। तो मैं इमीडिएटली बैंक गया, जब मेरे पे मैसेज आया तो मैंने कहा ये रुपए कहाँ से आए हैं? तो मैनेजर घबराया, कहने लगा नहीं ये तो आपके अकाउंट में आए। उसने कहा कहीं से भी आए हैं, मैं लिख के एप्लीकेशन दे रहा हूँ, ये इस रकम से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ये मेरे पैसे हैं। अब वो बैंक मैनेजर ने उसको उठाकर सस्पेंस अकाउंट में डाला और उसके बाद क्या हुआ, कहने लगा मैं तो निश्चिंत होकर अपने घर आके सो गया, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी 2 बातें मैं मुकेश जी देखता हूँ। दर्शकों देखो, किसी टैक्सी वाले के अकाउंट में 50 लाख रुपए आ गए और उसने वापस दिए, उसकी ईमानदारी का जो ये कारण है, ये ईमानदारी तो है ही, उसके संस्कार भी होंगे, लेकिन एक डर भी है, खौफ भी है। जहां पर साइबर क्राइम के द्वारा दूसरे के अकाउंट के पैसे अपने अकाउंट में लेने के केसेस बढ़ रहे, ऐसे में कोई व्यक्ति बैंक में लिख के देता है कि 50 लाख जो मेरे अकाउंट में अचानक आए हैं, ये मेरे नहीं है, जो 500 है वही मेरे है। ये भी मोदी जी के इस सर्जिकल स्ट्राइक का परिणाम है मुकेश। और दूसरी बात, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मैंने पहले भी कहा है कि चेक से भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। बैंक के थ्रू जब एंट्री किसी के अकाउंट में जाएगी तो भ्रष्टाचार का प्रश्न ही नहीं उठता। रही कैश में लेन देन की, तो कैश से ही भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। मोदी जी उसको कैशलेस इकोनॉमी बोल रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल रहे हैं, लेकिन मेरे शब्दों में मैंने उसको नाम दिया स्मॉल कैश इकोनॉमी। अगर हमारे यहाँ पर जैसे अभी 2000, 500, 100, 50, 10, 20 की करेंसी है, और ये मुझे उम्मीद है कि ये 2000 और 500 की फॉर द टाइम बिंग है, ये 100 रुपये तक की रहने वाली है। तो 100 रुपये तक की करेंसी चलाने के लिए हमें जो है वो स्मॉल कैश इकोनॉमी कहलाएगी। अमेरिका में $100 सबसे बड़ी करेंसी है, हमसे कितनी बड़ी इकोनॉमी है। बिल्कुल, और हमारे यहाँ के लोग बहाने बताते हैं, हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि मॉल में खरीदने जाएंगे, हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ बड़े खुश होते हैं कि वहाँ तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, वहाँ ये है, और वहां से यहाँ के। और दुनिया में 100 देश ऐसे हैं जिनके पास 100 से बड़ी नोट नहीं है 100 देश ऐसे। एक इसका उल्टा एग्जाम्पल मैं जरूर देना चाहता हूं। सिर्फ जापान, जहां पर 0% इंटरेस्ट है, वहां की करेंसी 10,000 येन है सबसे बड़ी। अब येन का मतलब है कि पैसे, वहां रुपए नहीं चलते, वो सिर्फ जापानियों को आदत है बड़ी बड़ी फिगर में काम करने की, तो वो सिर्फ येन, उनका 10,000 येन सबसे बड़ी करेंसी है। तो वो येन पैसे हैं, रुपए नहीं है, उससे कोई कंफ्यूज ना हो। लोग तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं कि वहां पर तो इतनी बड़ी करेंसी चल रही है। यूरो 500 यूरो सबसे बड़ा है, पूरे यूरोप में चलता है, लेकिन यूरोप की हालत कितनी खस्ता है ये पूरी दुनिया देख रही है, वो भी उसका साइज छोटा करने जा रहे हैं। उधर यूके में 50 पाउंड सबसे बड़ी करेंसी है, 50 पाउंड, और हमसे कितना आ गया यूके, हम तो उनके माथ हथ रहे हैं। चाइना की करेंसी भी हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इस तरीके से हम ये तकनीकी मामलों में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है
उसका जो साइज है अमेरिका के, चाइना के, यूके के मुकाबले में बहुत छोटा है। तो हमें इतनी, इसमें मुकेश जी एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि जिस देश में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास 3,000 रुपए से ज्यादा रुपए नहीं आते, उस देश में 80% नोट 500 और 1000 की क्यों चाहिए? नहीं, तेंदुलकर कमेटी ने तो साफ साफ कहा है कि 56 रुपए रोज, 56 रुपए रोज जब एक आदमी की इनकम है, 1500 रुपए महीना हो गया और 1600-1700 अर्जुन सेन गुप्ता आयोग तो इससे भी आगे निकल गए, वो तो कहते हैं 18 रुपए रोज। तो उसमें मैं, चलिए तेंदुलकर कमेटी को ही मान लेते हैं, 56 रुपए रोज गिन के चलते हैं, 56 रुपीज पर डे अगर इनकम होती है तो वो तो 56 रुपए रोज वाला तो बहुत निचला तबका है। एक मिडिल क्लास अगर ईमानदारी से सोचे तो वो अपने पूरे दिन की दिनचर्या में कैश में जो खर्चा करेगा, जो छोटा खर्चा डेली बेसिस का होता है, मुश्किल से 500 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकता। तो 100 5-5 के नोट अगर जेब में रख लेगा तो उसमें क्या दिक्कत है? 1500 रुपए की कमाई में 500 खर्च करने का मतलब भी तो बहुत बड़ा हुआ। नहीं, अगर मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं और छोटा आदमी, उसका तो खर्चा ही मुश्किल से 100-200 रुपए होगा, तो वो 50 रुपए की करेंसी उसके लिए काफी है। हम तो फिर भी 100 की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, और 100 का मतलब ये भी तो नहीं कि आप 100 ही रुपए खर्च कर सकते हैं। 100 के नोटों में आप 10 नोट भी खर्च कर सकते हैं। 10 नोट भी खर्च कर सकते हैं, उसमें आप दिक्कत तो क्या है? बहाना बता रहे हैं कि आप साथ कैसे कैरी करेंगे, रखेंगे कैसे, क्या कैसे करेंगे। और धीरे धीरे हमें अगर डेबिट कार्ड और कार्ड सिस्टम में हम आ गए और हमें आदत पड़ गई, तो धीरे धीरे, जैसे अमेरिका में 14 जुलाई 1969 से पहले एक नोट $1,00,000 का भी चलता था। वहां पर 14 जुलाई 1969 के बाद में $100 से बड़ी करेंसी आज तक नहीं है। उससे पहले वहां बैटमैन, सुपरमैन और ये सब इतने सारे जो फिल्में आई, उस वक्त वहां माफिया राज और बहुत बड़ा करप्शन और बहुत बड़ा क्राइम का ग्राफ हमारे आप मुकेश जी अगर वहां की स्थिति का वर्णन आप कर पाए, जो 69 में वहां पर $1,00,000 की नोट को बंद करते समय अमेरिका में कितना हाहाकार था, थोड़ा बताइए हिंदुस्तान को कि पता चले कि हमारे यहाँ बंद करना क्यों जरूरी। नहीं, जैसे उनके यहाँ $1,00,000 था, 50,000 था, 10,000 था, 5,000 था, 1,000 था, 500 था और $100 था। तो जब वहाँ $100 किया गया तो वहाँ पर कुछ तो थोड़ा बहुत तो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो माफिया गर्दी वहाँ पर चल रही थी उन्हें दिक्कतें आई। तो हो सकता है हमारे देश में भी कुछ माफिया कितना ज्यादा था ये मैं समझा, आपसे सुनना चाहता। माफियाओं के बिना वहाँ पर सरकार न बनती थी और ना वहाँ कोई बैठता था। वही लोग पैसा लगाते थे, उन्होंने ही सारे सिस्टम को जकड़ के रखा हुआ था, उन्हीं के हाथ में सारा सिस्टम चलता था। एक तरह से माफियाओं का उस देश पर पूरा का पूरा पकड़ बनी हुई थी। क्या हम चाहते हैं माफिया के द्वारा ऑपरेट होती है, वैसे कभी अमेरिका भी माफिया के द्वारा ही चलती थी, जिसका बड़ा कारण उस देश के उस समय के जो प्रमुख लोग थे, राजनेता थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की बड़ी करेंसी है और उसको बंद करते हैं। आज अमेरिका हमारे सामने जो शांति के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में है, इसके लिए बड़ा निर्णय ये जिम्मेवार है। तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे। आज नोएडा में यहाँ सेक्टर 51 में हम गए थे और जस्ट एक जायजा लेने के लिए, देखने के लिए कि देखा जाए क्या भीड़ बैंक में लग रही कैसा है। तो हम उधर से आते हुए एक परिवार को देखे जिसमें उसकी बहन है, उसका बहनोई है, माता जी हैं, बहू भी है, वो भी है। ऐसे आ रहे थे जैसे वोट डालने आ रहे हों। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो शोषित लोग, गरीब लोग हैं ना, उनका कहीं ना कहीं शोषण भी हो रहा है दूसरे तरीके से देखा जाए। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। और उन जिनके पास महीने के अंत में 500 का, 1000 का नोट नहीं बचता है, वो 4-5 लोग आकर के 4,000 का नोट ले करके अपना प्रूफ दे करके बदला कराने आ रहे हैं। इसका मतलब कि कुछ जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं उनसे हट करके इनके मालिक लोग या वो लोग इनको जो है पीछे से प्रमोट करके कि जाओ तुम्हारी ड्यूटी हमने लगा दी, तुम जाओ नोट बदल लाओ। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बैंकों में बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। अगर उससे शायद वो नोट ज़्यादा बदल भी ना पाए, लेकिन सिस्टम सारी चॉकअप कर सकते हैं। सिस्टम का दिक्कत हो रहा है। अगर ऐसा करें, ये नोट बदलने का 4-6 दिन चल गया है अभियान, और इसको अब लास्ट में कर दें और सारे जो कर्मचारी हैं बैंक के, उनको नोट जमा करने में लगा दें, अकाउंट्स में जमा करने में, क्योंकि वहाँ भी भीड़ रहती है। तो
ये काम और आसान हो जाएगा। जिनके पास भी कैश है वो जल्दी से सब जमा हो जाए, 2-4-6 दिन में सारा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जिनको कैश बदलना है वो लोग आओ, फिर तब इन लोग जो जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि गरीब लोगों के पास पैसा है वो भी कंप्लेंट आपने जो की है ये भी हम आपसे खाता बताने के बाद हमने आगे फॉरवर्ड की है। अब हमारे पास और भी कुछ प्रतिक्रिया है, उसको देखते हैं। पांडे थाईलैंड से बोला हूँ। मैं मोदी जी के 500-1000 के नोट के बंद करने के भरपूर समर्थन में हूँ और इस नोट के बंद करने से काफ़ी भारत के विकास में प्रगति आएगी और बस हम यही आशा करते हैं। संदीप तिवारी, थाईलैंड, गोरखपुर बड़ागंज से। मैं मोदी जी के इस कार्य जो 500-1000 नोट बंद करने के आह्वान को मैं पूरा समर्थन करता हूं और इससे देश में बेरोजगारी, आतंकवाद, अशिक्षा सब बंद हो जाएगा, जिससे भारत हमारा एक तरक्की की तरफ बढ़ चलेगा। जय हिंद, जय भारत। हम जितेंद्र कुमार पांडे, इंडिया देवरिया से हैं, बैंकॉक से। काला धन बंद करने के लिए मोदी जी के भरपूर समर्थन में हैं। 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद हमारे देश में आतंकवाद लगभग समाप्त होगा। हम यही कामना करते हैं कि 1000 के नोट बंद होने के बाद आतंकवाद खत्म हो और सब लोग सिक्योर रहें। हमारी यही दिली कामना है और बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को जो 1500 का नोट बंद। मुरुगेंद्र जी के पास चलते। मुरुगेंद्र, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के हमने करीब विभिन्न देशों के वीडियो जो लोगों ने व्हाट्सएप पर हमको भेजे वो दिखाए हैं। अब ये बाकी वीडियो हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी डालेंगे। करीब 30-36 देशों से हमारे पास वीडियो आए हैं। आप देख रहे हैं कि लोग तो साथ में हैं लेकिन राजनेता विरोध करें। मुरुगेंद्र जी बिल्कुल, हर वो व्यक्ति विरोध करेगा सुरेश जी जिसका इस व्यवस्था में नुकसान हुआ है। इस कदम के बाद जिन लोगों को भी नुकसान महसूस हो रहा है, जिनका ब्लैक मनी खराब हो गया है या जो अभी इस नई व्यवस्था में सर्वाइव करने की जिनके पास गुंजाइश नहीं है, वो सारे लोग तो विरोध करेंगे और उनका विरोध करने का कारण भी हम समझ ही रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। मैं इसके साथ साथ 2 चीज़ें और बताना चाहूँगा। एक तो जो तिवारी जी ने जो बताया कि कुछ गरीब लोगों का मिसयूज़ करके लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को एक्सचेंज करके ब्लैक टू वाइट कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी तरफ इतना ध्यान देना चाहिए सरकार को। जो एक सजेशन है कि कुछ समय के लिए ही केवल एक्सचेंज अवेलेबल करें, उसके बाद केवल आप डिपॉजिट और अकाउंट टू विड्रॉ ये करें। जो भी गरीब आदमी है जिसके पास 5000, 6000, 10,000 रुपए हैं और जिसके पास अकाउंट्स नहीं है, वो इन 2 हफ्ते में एक्सचेंज करा के अपना काम कर सकता है। उसके बाद जिसको भी आना है अपने अकाउंट में पैसा जमा करे, तो उससे ये होगा कि आपके पास ट्रेल बनेगा, ब्लैक टू वाइट होने की जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, बिना अकाउंट वाला कोई व्यक्ति शायद ही कोई हो जी, कुछ सभी लोगों ने लगभग फिर भी हम ये मान के चलें, फिर भी ये माने कि अभी भी कुछ परसेंट लोग ऐसे होंगे जो अभी भी बिना अकाउंट के हैं, तो कम से कम इस सुधार के कदम में उन लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। दूसरा जो अभी राजनीतिक सवाल जो मैंने आपको पूछा, इसी विषय पर मोदी जी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर भी आज के भाषण में तंज कसा, उसको सुनो। आप सुनना चाहते हैं? 8 तारीख रात को 8 बजे आपने देखा 2012, 2013, 2014 अखबारों में खबरें आती थी कि कोयले में इतने लाख करोड़ खा गए, 2G स्कैम में इतने लाख करोड़ खा गए, और 8 तारीख के बाद आपने उनका हाल देखा। 4000 रुपये के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ा। 17 साल हो गए। आप मुझे बताइए, देश को लूटा गया है कि नहीं लूटा गया? भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? बड़ी बड़ी नोटों के थप्पे घर में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? मैं हैरान हूं। हमारे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आपने 1000 की नोट बंद कर दी, 500 की नोट बंद कर दी।
भाई आपने जब चवन्नी बंद की थी मैंने पूछा था, आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी ने चवन्नी बंद की थी। कांग्रेस पार्टी ने एक बार चवन्नी बंद कर दी थी। इस देश ने तो कोई चिल्लाहट नहीं की। ठीक है, आपकी ताकत उतनी थी। तो ये कांग्रेस के ऊपर प्रहार इसलिए भी दिखाना जरूरी है क्योंकि मैं शायद शब्द ये मेरे नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चल रहा है कि लोग अपने औकात के अनुसार निर्णय करते हैं। कांग्रेस ने कभी चवन्नी बंद की थी तो मोदी जी ने 1000 रुपए की नोट बंद की। ये कांग्रेस के नेताओं को जिन्होंने देश पर सबसे लंबे समय तक राज किया, उनके लिए ये डूब मरने का समय है, ऐसी लोग सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब तीनों अतिथियों की 10-10 सेकंड की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। त्रिपाठी जी शुरुआत करते हैं कि कार्यक्रम के इस आखिर में आप उद्योग क्षेत्र को क्या संदेश देना चाहें? हमारा एक संदेश सभी उद्योग भाइयों के लिए यह है कि अभी जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनकी सबकी सैलरी अकाउंट में डालना शुरू करें। उससे इस समय 2 फायदे हैं जो लोगों के ध्यान में नहीं होगा, उस बात को हम बताना चाहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही जियो भी आ गया है। 5-6 महीने साल भर पहले ये आया था कि फर्स्ट 3 इयर्स तक ESI PF का एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का दोनों का 8.33% और एम्प्लॉई का 12%, ये पूरा गवर्नमेंट से अनुदान के रूप में मिलेगा, जिसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है हमारे कर्मचारियों को भी और उन व्यापारी बंधुओं को, भाइयों को 3 साल तक ये मिलेगा। तो उसका दोनों फायदा, एक तो उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपका कुछ लगेगा भी नहीं, बैंक में उसके खाता हो जाएगा, सैलरी चली जाएगी, आप उसका PF का रिटर्न प्रॉपर तरीके से जमा करिए और आपका काम भी सही हो जाएगा। आपको कैश निकालना नहीं, कैश हैंडलिंग खत्म हो जाएगी। ये हमारे यहाँ तो हम लोग तो कई सालों से कर रहे हैं, बट ये कहने से बहुत अच्छा फायदा होगा लोगों के लिए। एक समस्या खत्म। तिवारी जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जब वो उनको सैलरी डायरेक्ट बैंक में देंगे तो उनकी साख बैंक में धीरे धीरे बनती चली जाएगी। उनको जब कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो तिवारी जी के पास नहीं आएंगे कि हमें 2000 शादी के लिए दे दो या बच्चा मेरा हॉस्पिटल में एडमिट है 5000 दे दो, 10,000 दे दो। वो बैंक से भी ले सकते हैं। एक और बेनिफिट होगा उसका, एक बेनिफिट ये होगा कि अभी अभी नई स्कीम गवर्नमेंट की आई है कि प्राइवेट सेक्टर्स के लोग जो अंशधारक हैं ESI PF वाले, उनको सरकार उस PF को गिरवी रख करके हाउस लोन देगी। तो जितने भी लोग हैं बिल्कुल, और इसलिए झोपड़पट्टी और इधर उधर रहने के लिए मजबूर लोगों को इससे फायदा होगा। आप क्या जानते हैं कि पुलिस जैसे स्टाफ के लोगों के लिए भी घर नसीब नहीं है। मुंबई जैसे शहर में जहां पर घरों का रेंट इतना ज्यादा है, मुंबई के पुलिस को 3 घंटे ट्रैवल करके दूर रहने जाना पड़ता है या फिर वहां किसी झोपड़पट्टी में उनको रहने की मजबूरी होती है। इस स्थिति को अगर बदलना है, हर व्यक्ति को घर आशियाना देने का मोदी जी का जो सपना है वो अकाउंट में सैलरी आए बगैर नहीं पूरा हो सकता। आखिरी प्रतिक्रिया जी सुरेश जी, एक तो मैं जो आपने कहा अकाउंट में सैलरी आने के लिए, उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि पिछले 3 सालों में हमने बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है और अब तकरीबन हम उसको बराबर लाके खड़ा कर दिए हैं, कैश को और बैंक को। ये एक बहुत बड़ा प्रयास पिछले 3 सालों से चल रहा था। दूसरा जो मैं आखिरी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा अपने देश के लोगों से। पिछले 10 सालों से हम सभी लोगों ने कई बार देश के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म हो, ब्लैक मनी खत्म हो, इसके लिए कई बार आंदोलन किए। कई बार अपने घरों से हम मोमबत्तियाँ लेके निकले हैं, मैं भी उसमें शामिल रहा, सब लोग शामिल रहे। इस बार एक्चुअली इन दोनों विषयों को लेकर के निर्णय किया गया है। ये समय है इस निर्णय को साथ देने का। केवल मोमबत्ती लेके निकलने से देश नहीं बदलता है, उसके लिए एफर्ट अच्छी बात कही आपने कि कभी आप इस विषय के लिए मोमबत्तियां लेकर सड़क पर उतरते थे, मशाल लेकर उतरते थे, अनशन करते थे। तो अब जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो इसका स्वागत क्यों नहीं किया जाए। मेरे साथ यहाँ पर कुछ हमारे साथ दर्शक भी है जो आज कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं उनके पास सुनते हैं कि इस नोट बदलने के विषय में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ मैं उनको अभी लाइव में आपके साथ जोड़ रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा यह जो कालेधन पर अंकुश लगाए गए हैं, यह सही मायने में एक अच्छी निर्णायक भूमिका है, जिससे आम जनता के हित में बहुत ही श्रेयस्कर है। हम उनके इस फैसले का सराहना करते हैं
और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, बहुत अच्छा काम है ये, इससे कि काफी जो काला धन है वो बाहर आएगा, ये बड़ी अच्छी बात है। इनको और जो है जो बड़े नोट के बदले बड़े देने की बजाय छोटे नोट दे सकते ताकि ये जो रश है जल्दी खत्म हो जाए। ये मेरा विचार है, मेरा सुझाव है। काले दिन पे बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही और बहुत ही बढ़िया काम किए मोदी जी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम चाहेंगे कि हम जैसे फोन पर बोलने का मौका देते हैं वैसे कैमरे के सामने भी लोगों को। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही बढ़िया काम किया और हम उसकी सराहना करते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम किया है, हम इसकी सराहना करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके स्ट्राइक काले धन पे स्ट्राइक उठाया सकता है। चलिए, इसीलिए आप आज काले कपड़े में आ गए लगता है। मोदी जी ने जो किया है बड़ा अच्छा किया है, देश के लिए क्या किया है जो सबके लिए अच्छा होगा। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था और तकलीफ उन्हीं लोगों के हो रही है जिनके पास ज्यादा से ज्यादा है, जो नहीं। चलिए, तकलीफ उन्हीं लोगों को ज्यादा हो रही है जिनके पास ज्यादा काला धन है और इसलिए वही चिल्ला रहे हैं। इस पूरे अभियान में हम लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं और ये धन्यवाद हम इसलिए भी करना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने सरकारी नौकरों को, बैंकों के स्टाफ को हमेशा ये माना है कि इनको पैसे देते हैं तो इसका मतलब इनका काम करना कर्तव्य है, इनका धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कार्यक्रम के आखिर में मैं आपको मोदी जी के उस बाइट के साथ छोड़े चलता हूं जिसमें उन्होंने देश भर के बैंक कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। आज हमने इस मुद्दे को आपके सामने लगातार 3 दिन करके रोका है। बिंदास तो यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन ये अभियान आपके सामने रोज सुदर्शन पर नए तर्कों, मुद्दों और व्यवस्था के साथ जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। निर्णय से तकलीफ होगी, असुविधा होगी, कठिनाइयां होगी, ये मैंने पहले दिन कहा है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज देश के उन करोड़ों लोगों के सामने सर झुकाता हूं कि सिनेमा के थिएटर पर लाइन लगाते हैं ना, वहां भी झगड़ा हो जाता है। मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से हजारों लोग पैसों के लिए कतार खड़ा के गए हैं, लेकिन हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि ठीक है, मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन देश का भला हो। मैं आज सार्वजनिक रूप से बैंक के सभी कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं। एक साल में, मेरे शब्द लिखिए, 1 साल में बैंक के मुलाजिम को जितना काम करना पड़ता है ना, उससे ज्यादा काम वो पिछले 1 हफ्ते से कर रहा है जी, उससे ज्यादा काम। मुझे खुशी हुई, मैंने सोशल मीडिया में देखा रिटायर्ड बैंक के कर्मचारी, किसी की उम्र 70 साल, किसी की 75 साल, वो बैंक में गए, उन्होंने कहा साहब रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन इस पवित्र काम में हमें आता है, अगर आप हमें बिठा करके काम में लगाना चाहते हैं तो हम हमारी सेवा देने के लिए तैयार हैं। मैं उन रिटायर्ड बैंक के कर्मचारियों का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी सेवाएं देने के लिए अपनी पुरानी ब्रांच में जाकर के मदद करने के लिए गुहार लगाई है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं उन नौजवानों का अभिनंदन करता हूं जो कतार के बाहर धूप में खड़े रह करके अपने खर्चे से लोगों को पानी पिला रहे हैं, सीनियर सिटीजन के बिठाने के लिए कुर्सियां लेकर के दौड़ रहे हैं। चारों तरफ देश की युवा पीढ़ी खास करके इस समय इस काम को सफल करने के लिए काम में लगी है। इस काम की सफलता का कारण 8 तारीख के 8 बजे मोदी का निर्णय नहीं।